2005 को पारित किया गया था। अधिसूचित कब किया गया? 7 सितंबर 2005। ये दोनों डेट याद रखना है। उसके बाद क्या याद रखना है? 7 सितंबर 2005 के बाद पूरे देश में लागू है। केवल उन जिलों को छोड़ दो, पूरे देश में लागू है। इसमें उन जिलों को छोड़ दिया गया है जिसमें 100% शहरी आबादी है। ये कुछ चीज मैंने ऐड किया है अलग से, और कल ये नहीं बताया था। हालांकि बताया था इसी मुंह में, है ना, बोल दिया था, लेकिन मैंने इसको ऐड किया है। तो पूरे देश में लागू है, लेकिन पूरे देश का मतलब सारी चीज आ जाते हैं, सिटी वगैरह हर चीज आ जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन किसको छोड़ दिया गया इसमें? जहां 100% शहरी आबादी है, जैसे कि आपका बिलासपुर शहर हो गया, रायपुर शहर हो गया, धमतरी शहर हो गया, ठीक है, राजनांदगांव हो गए, वहां इसको छोड़ दिया गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की धारा 4(1) के अंतर्गत 2 फरवरी 2006 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना छत्तीसगढ़ राज्य में प्रारंभ की गई है। पूरे देश में 2 फरवरी 2006 को इसकी शुरुआत की गई थी, आपको बताया था। और देश में शुरुआत के साथ ही 200 जिलों में शुरू किया गया था, देश में भी, और उसी के साथ में 2 फरवरी 2006 को छत्तीसगढ़ में भी इसकी शुरुआत की गई थी। तो प्रथम चरण में 2 फरवरी 2006 में कितने जिले? 11 जिले। वो 11 जिले का नाम पता है आपको? कौन कौन सा बोला था? बिना देखे बताइए, चलिए। और बस, ठीक है। बस्तर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, जशपुर, कांकेर, कबीरधाम, कोरिया, रायगढ़, राजनांदगांव और सरगुजा। द्वितीय चरण की शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2007 से 4 जिलों के साथ में रायपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा एवं महासमुंद में। तृतीय चरण 1 अप्रैल 2008 में इसकी शुरुआत की गई थी, तृतीय चरण की शुरुआत, और दुर्ग जिला बाकी था, तो उन दुर्ग जिलों के साथ में छत्तीसगढ़ के सभी जिलों पर यह योजना लागू किया गया। तो देश के सभी ग्रामीण जिलों में लागू है ये मनरेगा, ठीक। इसका पूर्व नाम क्या था? तो इसका पूर्व नाम नरेगा था पहले, और वर्तमान में इसे मनरेगा के नाम से जाना जाता है। कब चेंज किया गया नाम को? तो 2 अक्टूबर 2009 को इसको क्या किया गया? चेंज किया गया। फिर देखो, संशोधन किया जाता है। संशोधन, कुछ नियम कानून में क्या करना होता है? संशोधन करना होता है। तो ध्यान देना, नियमों और कानूनों में क्या किया जाता है? रोजगार गारंटी के नियम कानून में कुछ चेंज करना है तो संशोधन किया जाता है। तो संशोधन कौन करता है? ध्यान से समझेंगे। राज्यों को इस अधिनियम और इसकी अनुसूची में समय समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार अपनी महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में संशोधन करने होते हैं। सबसे शुरू में जब केंद्र के द्वारा ये अधिनियम बनाया गया, कोई बिल रहता है पहले, वो केंद्र से पास होता है तो राष्ट्रपति साइन करता है। राष्ट्रपति जैसे साइन करता है, अधिनियम बन जाता है, वो कानून बन जाता है। कानून को ही अधिनियम बोला जाता है। अब इस अधिनियम में केंद्र के द्वारा क्या किया गया? कुछ ऐसे संशोधन किए गए, उन संशोधन के अनुसार राज्य संशोधन कर सकता है। कुछ नियम कानून उधर से भी डाला गया कि राज्य भी अब इसमें कानून बना सकता है, कुछ संशोधन कर सकता है कुछ नियमों में। तो उन्हीं नियमों के अनुसार राज्य भी क्या कर सकता है? इसमें संशोधन कर सकता है। तो अगर पूछा जाए कि क्या रोजगार गारंटी योजना में, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में राज्यों को संशोधन करने के अधिकार हैं? तो हां, बिल्कुल अधिकार है। इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखेंगे। फिर अगर अधिनियम का अनुपालन नहीं कर रहा, अगर कोई अधिनियम का पालन नहीं कर रहा, तो उसके लिए क्या प्रावधान है? तो आप याद रखेंगे, धारा 25 के उपबंध लागू होंगे, जिसके लिए अपराध माना जाएगा। तो जैसे कि देखो, कौन सा क्या चीज होता है ऐसा कि अधिनियम का अनुपालन नहीं करेगा? तो ऐसा कौन सा चीज है? तो जैसे कि देखो,
आपने जॉब कार्ड बनाया, आप वयस्क हो, 18 वर्ष से ऊपर हो, ठीक है, आपने जॉब कार्ड बनाया, और कोई दूसरा व्यक्ति है जिसको 18 वर्ष से ऊपर नहीं है या वयस्क भी है, उसके पास जॉब कार्ड नहीं है, तो आप अपना जॉब कार्ड सिर्फ आप अपने पास रख सकते हो, किसी अन्य व्यक्ति के पास नहीं रहेगा। काम करने भी गए हो, किसी अन्य व्यक्ति, कोई अन्य व्यक्ति आपका जॉब कार्ड नहीं पकड़ेगा। अगर वो आपका जॉब कार्ड पकड़ा है तो ये अपराध माना जाएगा। समझ में आई बात? तो यही सब होते हैं अपराध, ठीक। तो कौन सा उपबंध लागू होगा? धारा 25 के उपबंध लागू होंगे। तो एक बार इधर देखना, अधिनियम का अनुपालन न करने पर क्या होता है? अपराध होता है। तो महात्मा गांधी नरेगा के उपबंधों का अनुपालन न किए जाने पर अपराध माना जाएगा, और ऐसी दशा में इस अधिनियम की धारा 25 के उपबंध लागू होंगे, ठीक। कल मैंने बता दिया थी फिर उद्देश्य क्या क्या होंगे करके। तो अधिनियम का उद्देश्य क्या क्या होगा? ग्रामीण क्षेत्रों में उस प्रत्येक परिवार जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हो को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का गारंटी युक्त, 100 दिन का क्या? गारंटी युक्त रोजगार प्रदान करके आजीविका को सुरक्षा प्रदान करना होता है, ठीक। गरीबों की आजीविका संसाधनों के आधार को सुदृढ़ करना होता है। बता दिया हूं क्या क्या होता है आजीविका संसाधन, वही तालाब नहर वगैरह है ना, वृक्षारोपण कराना है वो हो गया, नदी नाले हो गए, ये सब आपके संसाधन हैं। सामाजिक समावेशन को स्वघोषित रूप में सुनिश्चित करना होता है। पंचायती राज संस्थाओं को क्या करना होता है? सशक्त करना होता है, मजबूत करना होता है। जब काम अच्छे अच्छे होंगे तो पंचायती राज संस्था भी क्या हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा। फिर विशेषताओं की बात करते हैं। विशेषताएं क्या क्या है? तो इस अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराकर, कितने दिन का रोजगार उपलब्ध कराकर? 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराकर क्या किया जाता है? स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन करना है, ठीक है। स्थायी परिसंपत्तियों का क्या करना है? इसमें सृजन करना है। दूसरी चीज, किसी भी ऐसे ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य जो अकुशल शारीरिक श्रम करने के तैयार हैं, उनके द्वारा आवेदन किए जाने के 15 दिवस के भीतर कार्य उपलब्ध नहीं होने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। आपने आवेदन किया तो कार्य मिलेगा कितने दिन के अंदर? 15 दिनों के अंदर कार्य दिया जाएगा। अगर कार्य नहीं दिया जा रहा तो बेरोजगारी भत्ता क्या? आपके बेरोजगारी भत्ता के लिए आप आवेदन करोगे, ठीक। तीसरा पॉइंट, काम की मांग करने वाले आवेदक को 15 दिन के भीतर कार्य उपलब्ध नहीं होने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। बेरोजगारी भत्ता प्रथम 30 दिवस हेतु मजदूरी दर का 1/4 होता है। इसको याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है। और 30 दिन के बाद अगर मिलेगा, वो कितना मिलेगा? 50% मिलेगा, यानी कि मजदूरी दर का आधा होता है। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी भत्ता अधिनियम बनाया गया है 2013। इसको भी याद रखेंगे। कौन से नियम बेरोजगारी भत्ता के लिए बनाया गया है? नियम 2013, ठीक। सामाजिक समावेशन का मतलब होता है संपूर्ण समाज के लिए होता ही है, ठीक है। जैसे गांव में हो, है ना, तो गांव में सारे समाज को टारगेट करेगा ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। किसी एक समाज के लिए नहीं है, पूरा गांव का गांव, उसमें सब समाज आ जाएगा, ठीक। मतलब कि समाज का मतलब होता है पूरा आपका गांव, सारे लोग, ठीक, चाहे वो जेंट्स हो चाहे लेडीज हो। छत्तीसगढ़ राज्य में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत वर्ष 2013-14 से, याद रखना है 2013-14 से 100 दिन से रोजी को बढ़ाकर, मजदूरी को बढ़ाकर 100 दिवस से बढ़ाकर कितना किया गया है? 150 दिन। 50 दिन एक्स्ट्रा जुड़ा है। और ये 150 दिन जो एक्स्ट्रा जुड़ा है, 50 दिन एक्स्ट्रा जुड़ा है, इसमें उसकी भरपाई कौन करेगा? इस 50 दिवस पर होने वाले खर्च राज्य शासन के द्वारा दिया जाएगा। वन अधिकार पट्टाधारक परिवारों को, याद रखना यहां पर, वन अधिकार पट्टाधारक परिवार को 150 दिन का रोजगार डायरेक्ट मिलेगा। ये बढ़ा हुआ नहीं है, 50 दिन एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ नहीं है, डायरेक्ट केंद्र सरकार से मिलेगा। ये तो भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। किसको? वन अधिकार पट्टाधारक परिवार को। फिर आगे,
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत हितग्राहियों को ग्रामीण आवास निर्माण के लिए महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत सामान्य क्षेत्रों में 90 मानव दिवस और पहाड़ी क्षेत्रों में 95 मानव दिवस कार्य का अतिरिक्त लाभ प्रदान किया जा रहा है। तो सामान्य क्षेत्र में कितना एक्स्ट्रा मिलता है? 90 दिन। और पहाड़ी क्षेत्रों में कितना मिलता है? 95 दिन। ठीक, 90 दिन और 95 दिन। अच्छा, ये 150 दिन डायरेक्ट केंद्र सरकार से और किसके लिए मिलता है? जो प्राकृतिक आपदा से ग्रसित है उनके लिए, जो एकदम सूखा वाले क्षेत्र में है, सूखा क्षेत्र में निवासरत है कोई, या प्राकृतिक आपदा से ग्रसित है, तो ऐसे परिवार को, ऐसे लोगों को 150 दिन का कार्य किसके द्वारा दिया जाएगा? सीधे सीधे केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ठीक, फिर आगे, योजना के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान किसके द्वारा किया जाएगा? बैंक खाता के माध्यम से किया जाता है। भारत सरकार क्या करेगा? भारत सरकार द्वारा राज्य के आईएपी जिलों, कौन कौन सा याद रखना है? बीजापुर जिला आपका, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा और दंतेवाड़ा में नगद मजदूरी प्रदान किया जाता है। क्यों दिया जाता है बता दिया हूं, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। ठीक, योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2024 से 243 रुपये एक दिन की मजदूरी, अभी कितना दे रहा है? 243 रुपया प्रति दिवस अभी दिया जा रहा। ठीक, तो इतनी मजदूरी प्रदान किया जा रहा है। फिर नेक्स्ट, मजदूरी और सामग्री का व्यय कितना होता है? मजदूरी में अगर 60 रुपया लग रहा है खर्चा, तो सामग्री भी तो लगेगा। कहीं पर सीमेंट की जरूरत होती है, कहीं पर रेत की जरूरत होती है, कहीं गिट्टी की जरूरत होती है, कहीं लकड़ी के भत्ते की जरूरत होती है, कहीं मशीन का खर्चा आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो मजदूर रहेंगे उनका खर्चा और सामान का खर्चा जिला स्तर पर कितना होना चाहिए? 60:40 के अनुपात में होना चाहिए। फिर हमने देखा था जॉब कार्ड के बारे में, जॉब कार्ड के बारे में देखे थे। तो किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला, किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक परिवार जॉब कार्ड का हकदार है। ध्यान से समझेंगे, ठीक है? जॉब कार्ड के बारे में पक्का पूछेगा, है ना, बिल्कुल पूछेगा इसको। किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला प्रत्येक परिवार जॉब कार्ड का हकदार है, जिसमें परिवार के सभी वयस्क सदस्यों का फोटोग्राफ होता है, नाम होता है, उनकी उम्र, ये सारे चीज मेंशन रहेगा उसमें, ताकि वे कार्य की मांग एवं कार्य प्राप्त कर सके। जॉब कार्ड एक मुख्य दस्तावेज है। क्या है? एक मुख्य दस्तावेज है जो मनरेगा के अंतर्गत मजदूरों की हकदारियों को लिपिबद्ध करता है। इसमें मांगे गए एवं प्राप्त किए गए कार्यों, भुगतान की गई मजदूरी का ब्यौरा होता है। भुगतान जितना भी किया रहेगा वो भी इसमें मेंशन रहेगा, काम मांगे हो वो भी मेंशन रहेगा। समझ में आई बात? ठीक, कब से मांगे हो ये भी होगा। ठीक, तो इसी कारण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि अद्यतन किया हुआ जॉब कार्ड परिवार के पास हर समय रहे, एनी टाइम रहना चाहिए, है ना, क्योंकि जॉब कार्ड का काम पड़ेगा जब और गुम गया तो दिक्कत में आ जाएगा, है ना, पेमेंट वगैरह नहीं हो पाएगा आपको वैसे में। ठीक, आगे देखते हैं जॉब कार्ड के लिए कौन कौन सा पात्रता होनी चाहिए, कल देखे थे। तो आवेदन करने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक। उस व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। आवेदन करने वाला व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र का क्या होना चाहिए? निवासी होना चाहिए। ठीक, ग्रामीण क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। फिर रोजगार, अब जॉब कार्ड प्राप्त करना है। जॉब कार्ड क्या है हमको पता चल गया। अब जॉब कार्ड प्राप्त करना है तो उसके लिए क्या करना होगा? पंजीयन करना होगा आपको। पंजीकरण के लिए क्या करना होगा? आवेदन देना होगा। तो फिर क्या किया जाएगा? पंजीकरण के लिए जब आप आवेदन करोगे तो उसके बाद क्या किया जाएगा? ध्यान से समझेंगे।
जब पंजीकरण के लिए आवेदन करोगे तो फिर ऐसे परिवार, देखो प्रक्रिया को देखो, ऐसे परिवार जिनके वयस्क सदस्य मनरेगा के अंतर्गत अकुशल श्रम की मांग करने के इच्छुक हैं, पंजीकरण के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे? आवेदन करोगे। आवेदन स्थानीय ग्राम पंचायत में करोगे। कहां पर करोगे? ग्राम पंचायत में करोगे, फॉर्म भरकर। ठीक है, फॉर्म भरोगे आप। उसके बाद क्या किया जाएगा? पलायन करने वाले परिवारों को अधिकतम अवसर उपलब्ध कराने के लिए ये जो पंजीकरण की प्रक्रिया है, पंजीकरण के लिए तिथि है, इतने दिन तक खुला रहेगा ऐसा नहीं, वर्ष भर खुला रहता है। पंजीकरण की जो प्रक्रिया है वो वर्ष भर खुला रहता है। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद श्रम रोजगार हेतु इच्छुक परिवार के सदस्यों को निवास स्थान तथा उम्र की समुचित जांच के बाद पंजीकृत परिवार को 15 दिनों के भीतर एक जॉब कार्ड जारी किया जाएगा। जारी किया गया जॉब कार्ड कम से कम 5 साल के लिए क्या होगा? मान्य होगा, एवं 5 साल की समाप्ति के पश्चात इसका क्या किया जाएगा? नवीनीकरण किया जाएगा। इसका क्या किया जाएगा? नवीनीकरण किया जाएगा। तो आपने आवेदन दिया ग्राम पंचायत में, है ना। अब ग्राम पंचायत का कार्य क्या होगा? ग्राम पंचायत का कार्य होगा आपको एक जॉब कार्ड प्रदान करे। अगर आप वयस्क हो तो आपने आवेदन दिया, आवेदन देने के पश्चात आपको जॉब कार्ड प्रदान किया जाएगा। अब जॉब कार्ड प्रदान किया जाएगा, उसके बाद आप कार्य के लिए आवेदन करोगे। ठीक है, जॉब कार्ड प्राप्त होने के बाद आप कार्य के लिए आवेदन करोगे। लेकिन ये जॉब कार्ड कितने साल के लिए वैध रहेगा? 5 साल के लिए। 5 साल जैसे कंप्लीट होगा तो उसके बाद आपको उसका क्या करना होगा? नवीनीकरण करना होगा। ठीक, अब नवीनीकरण हो गया, आपको जॉब कार्ड मिल गया, सब चीज के बारे में समझ गए। जॉब कार्ड मिलने के बाद आपको कार्य के लिए क्या करना होगा? आवेदन करना होगा दोबारा। जॉब कार्ड एक दस्तावेज है, वो आपके पास है। अब फिर से काम के लिए आवेदन करोगे कि मुझे काम चाहिए। मैंने आज आवेदन किया तो मुझे आवेदन करने के परिवार रोजगार कार्ड प्राप्त अगर नहीं हो रहा, रोजगार कार्ड अगर प्राप्त नहीं हो रहा, जॉब कार्ड अगर प्राप्त नहीं हो रहा, तो परिवार रोजगार कार्ड पर आपत्ति हो गया। अगर जॉब कार्ड प्राप्त नहीं हुआ या जॉब कार्ड जो प्राप्त हुआ है उस पर अगर क्या हो गया? आपत्ति हो रहा, तो आप किसके समक्ष? तो आपत्तिकर्ता संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करेगा। ठीक है, सरपंच के समक्ष क्या करेगा? आपत्ति प्रस्तुत करेगा, तथा सरपंच के द्वारा 15 दिनों में आपत्ति का क्या किया जाएगा? निराकरण किया जाएगा। अब सरपंच ने निर्णय दे दिया, सरपंच ने निर्णय दे दिया, लेकिन उसके निर्णय से भी आपको आपत्ति है, तो सरपंच के निर्णय से असंतुष्ट होने पर कार्यक्रम अधिकारी को 7 दिवस के भीतर अपील प्रस्तुत करोगे। कितने दिन के भीतर? जब से आज से मान के चलो सरपंच ने क्या दिया? निर्णय दिया, आपके जॉब कार्ड पर आपत्ति था, उस पर निराकरण किया, लेकिन आपको उसका निराकरण पसंद नहीं आया, तो आज से 7 दिन के भीतर कार्यक्रम अधिकारी को आप फिर से अपील करोगे। कार्यक्रम अधिकारी फिर से 15 दिनों में आपत्ति का निराकरण करेगा। लेकिन अगर कार्यक्रम अधिकारी का भी निराकरण जो किया है वो भी पसंद नहीं आया, तो फिर से 7 दिन के भीतर आप किसको अपील करोगे? जिला कार्यक्रम समन्वयक को। ठीक है, जिला कार्यक्रम समन्वयक, वो भी तो होता है सीईओ जिला पंचायत का। तो जिला कार्यक्रम, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक को क्या करोगे? अपील करोगे, और वो भी 15 दिन के भीतर क्या करेगा? उसका निराकरण करेगा। 15 दिन के भीतर उसका निराकरण करेगा। फिर आगे देखते हैं प्रमुख अधिकारी कौन कौन से थे। तो एक हमने देखा था कार्यक्रम अधिकारी, ये जनपद पंचायत का सीईओ होता है कार्यक्रम अधिकारी। अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ये जिला पंचायत का सीईओ होता है। ठीक, और जिला कार्यक्रम अधिकारी ये होता है कलेक्टर। कलेक्टर क्या होता है? जिला कार्यक्रम अधिकारी होता है। ठीक, फिर जॉब कार्ड
कैसे रद्द होगा, तो कल बताया था जॉब कार्ड कैसे रद्द होगा। ठीक, तो ध्यान से देखेंगे एक बार फिर से, है ना, जितना देखोगे उतना दिमाग में जाएगा। अगर मान के चलो जॉब कार्ड को ऐसे रद्द नहीं किया जा सकता, है ना, जॉब कार्ड आपको मिल गया, आप काम नहीं मांग रहे हो, तो सरपंच तो भी रद्द नहीं कर सकता। समझ आ गया, कोई भी रद्द नहीं कर सकता। तो वही चीज है, कार्य की मांग नहीं किया गया अथवा कोई रिपोर्ट ही नहीं दिए, पूछे सामने वाले ने, सरपंच ने पूछा, कुछ नहीं बताया आपने, तो भी आपको आपके जॉब कार्ड को रद्द नहीं किया जाएगा। कब रद्द होगा उसको देखो, केवल तभी रद्द हो सकता है जब स्थायी रूप से शहरी क्षेत्र में पलायन कर लिया गया है। स्थायी रूप से पूरा बोरिया बिस्तर फैमिली वैमिली पकड़कर कहां चले गए, शहरी क्षेत्र में पकड़ गए, शहरी क्षेत्र में चले गए, तो आप गांव के नहीं रह गए, तो आपका जॉब कार्ड क्या होगा, रद्द हो जाएगा। जॉब कार्ड धारक की अगर मृत्यु हो गई तो रद्द हो जाएगा। डुप्लीकेट जॉब कार्ड सिद्ध हो गया अगर कि ये डुप्लीकेट है ना, तो रद्द हो जाएगा। ग्राम पंचायत नगर पालिका नगर निगम घोषित हो गया, अगर आपका ग्राम पंचायत क्या हो गया, नगर पालिका या नगर निगम घोषित हो गया, तो आपका जॉब कार्ड रद्द हो जाएगा। ठीक है ना, मुंह धो लो, नींद आ रही है। ठीक, क्या चीज, अगर नगर पंचायत हो गया, देखो गांव अगर जनसंख्या बढ़ गई, है ना, अब नगर पंचायत क्या करना है, उसको बनाना है, नगर पंचायत बनाना है या नगर निगम बनाना है। ठीक, तो नगर पंचायत या नगर निगम अगर बन जाता है तो वो पूरा गांव में जितने भी जॉब कार्ड रहेंगे वो स्वतः समाप्त हो जाएंगे, उसको रद्द करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप रद्द हो जाएगा। हाँ, अच्छा, नगर पंचायत में देखो, एक होता है ग्राम पंचायत, दूसरा होता है जनपद पंचायत, और तीसरा होता है क्या चीज, जिला पंचायत, है ना। ये नगर पालिका नगर निगम अगर बन गया, नगर पंचायत में चलेगा कि नहीं चलेगा, नगर पंचायत में ग्राम पंचायत होता है कि नहीं होता, ये पहले बताइए। ग्राम पंचायत होता है ना, तो वहां पर भी काम चलता है, समझ आ गया, वहां पर भी जॉब कार्ड बनेगा। ठीक, आगे बात करते हैं। तो इसके अतिरिक्त यदि ग्राम पंचायत क्षेत्र को नगर पालिका नगर निगम आदि घोषित कर दिया जाता है, तो उस क्षेत्र में रहने वाले सभी परिवारों को मौजूदा जॉब कार्ड दिखाए जाने पर मिलने वाली रोजगार की सुविधा बंद हो जाएगी। अगर नगर पालिका नगर निगम बन जाता है तो स्वतः बंद हो जाएगी। ऐसे सभी जॉब कार्डों को स्वतः रद्द मान लिया जाएगा। सभी मामलों में कार्यक्रम अधिकारी तथ्यों की निष्पक्ष जांच के पश्चात ग्राम पंचायत को जॉब कार्ड रद्द करने का क्या निर्देश दे सकता है। कौन देगा निर्देश, कार्यक्रम अधिकारी। ठीक, ये ऊपर का मामला है ना। अगर ऐसा कुछ हुआ तो कार्यक्रम अधिकारी निर्देश देगा, जांच करेगा पहले, उसके बाद निर्देश देगा कि इसके जॉब कार्ड को रद्द कर दो, तब रद्द किया जाएगा। ठीक, फिर आगे, नाम को जोड़े जाने, हटाए जाने या रद्द किए जाने की समस्त कार्यवाही क्या किया जाएगा, सार्वजनिक किया जाएगा। मन मर्जी ऐसे किसी का जॉब कार्ड रद्द नहीं कर सकते, ग्राम सभा के पटल पर उसको बताया जाएगा। ठीक, फिर आगे, और इसे ग्राम सभा में प्रस्तुत किया जाएगा तथा इसकी सूचना कार्यक्रम अधिकारी को दी जाएगी। अगर किसी का जॉब कार्ड रद्द करोगे ना, तो उसकी सूचना जो कार्यक्रम अधिकारी को दोगे कि हमने इतने लिस्ट को, इतने नाम को लिस्ट से बाहर कर दिया है। हो सकता है मृत्यु हो गई है, हो सकता है वो लोग पलायन कर चुके हैं स्थायी रूप से, कुछ भी हो सकता है ना। और इसे MIS यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा। ठीक, क्या किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा। तो इसका पूरा नाम याद रखेंगे, MIS का पूरा नाम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखो, डुप्लीकेट जॉब कार्ड अगर सिद्ध हो गया, डुप्लीकेट जॉब कार्ड ऐसे बनता है, मान के चलो कोई फर्जी आधार कार्ड से बनाया आपने, ठीक है, फर्जी वोटर कार्ड से बना लिए, तो डुप्लीकेट हो जाता है। ठीक, फिर आगे की बात करते हैं। अच्छा चलो बता देते हैं, चलो बता देता हूं। ये देखिए मान के चलो
100 रुपया ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। 100 रुपया टोटल आया है केंद्र सरकार से, 100 रुपया आया है, ठीक। अब जिला स्तर पर इस 100 रुपया को खर्चा करना है, तो पूरा का पूरा 100 रुपया मजदूरों के ऊपर खर्च नहीं किया जाएगा, ठीक है। पूरा का पूरा 100 रुपया मजदूरों के ऊपर खर्च नहीं होगा, बल्कि ये 2 भागों में बटेगा जिला स्तर पर। एक आपका मजदूरों पर बटेगा और एक आपका किस पर बटेगा, सामग्री पर, ठीक। सामग्री पर बटेगा, मजदूरों पर और सामग्री पर। कितने कितने रेशियो में बटेगा, 60:40 के अनुपात में बटेगा, 60:40 के। मतलब कि अगर पांच मजदूर लग रहे हैं, मान के चलो 10 मजदूर लग रहे हैं, ठीक है, तो 10 मजदूर लगाएंगे तो मान के चलो 10-10 रुपया अगर मजदूरी मिल रहा है उनको, तो पूरा 100 रुपया उसी में चला जाएगा मजदूरी में, तो सामान लेने के लिए पैसा नहीं बचेगा ना। तो उस 10 मजदूर को कम करके 6 मजदूर लगाया जाएगा, ठीक। तो 60 रुपया मजदूरों के लिए हो जाएगा वो खर्च। अब बच जाएगा 40, उसको सामान में ही खर्च करना है, वो मजदूर में खर्च नहीं होगा, सामान वाला खर्च मजदूर में खर्च नहीं किया जाएगा। अब समझ आ गई बात, ठीक। आगे चलते हैं, देखिए अगला पॉइंट क्या बोल रहा, यहीं से आए थे ना, यहीं पर आए थे। अब ध्यान से समझना, यहां से आज के क्लास की शुरुआत। गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में काम उपलब्ध कराया जाएगा। कितने दायरे में काम उपलब्ध कराया जाएगा, 5 किलोमीटर के दायरे में काम उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक। ये याद रखेंगे, अगर आपको काम चाहिए मनरेगा के अंतर्गत तो 5 किलोमीटर के दायरे में काम उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक। अब बोलोगे 5 किलोमीटर सही में होता है कि नहीं, वो तो पासिच में करते हैं लोग काम। आपका घर कहीं और है, आपका घर कहीं और है, और आपके गांव के अंतर्गत खेत वगैरह हो सकता है 3 किलोमीटर में हो, 5 किलोमीटर में हो, तो उतने दूर में है आपका खेत वगैरह, तो उधर भी तो काम चलता है, खेत खलिहान साइड, तो ऐसे हो जाता है 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर हो जाता है कि नहीं। तो वही है, 5 किलोमीटर के दायरे में क्या किया जाएगा, काम उपलब्ध कराया जाएगा। अगर 5 किलोमीटर से ज्यादा हो गया, 6 किलोमीटर हो गया, 10 किलोमीटर हो गया, ठीक। अगर 5 किलोमीटर से अधिक हो गया तो अतिरिक्त परिवहन और रहने के खर्च को पूरा करने के लिए 10% अतिरिक्त मजदूरी देगा। कितना प्रतिशत, 10% अतिरिक्त मजदूरी देय होगा, ठीक। समझ आ गया। 5 किलोमीटर के अंदर काम दिया जाएगा, 5 किलोमीटर से अधिक हुआ तो 10% अतिरिक्त मजदूरी देना होगा। कम से कम 50% काम, कितने प्रतिशत काम, 50% काम ग्राम पंचायतों के द्वारा क्रियान्वित किया जाना जरूरी है। किसके द्वारा, ग्राम पंचायतों के द्वारा क्रियान्वित किया जाना जरूरी है। 50% काम कम से कम, मतलब ग्राम पंचायत करेगा उस काम को। देखो मनरेगा तो आया किसके अंतर्गत, केंद्र सरकार करवा रहा है कि नहीं, है ना। केंद्र सरकार सभी ग्राम पंचायतों में मनरेगा कार्य को भेजेगा कि नहीं भेजेगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि केंद्र सरकार मनरेगा कार्य भेजे जा रहा है। अब गांव में तो बहुत सारा काम होता है, नदी की सफाई होती है, नदी में पचरी वगैरह का निर्माण होता है, तालाब का निर्माण कराना होता है, वृक्षारोपण का कार्य कराना होता है, सीमेंटीकरण कराना होता है, सारे काम पड़े होते हैं। पानी टंकी बनाना होता है, गौठान का निर्माण करना होता है, गौठान में घेरा का कार्य करना होता है, गली का सीमेंटीकरण करना होता है, नाली की सफाई करना होती है। ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं, कार्य बहुत सारे होते हैं। तो उन सभी कार्यों को ध्यान से समझेंगे, उन सभी कार्यों को खाली ग्राम पंचायत नहीं कराएगा,
आधा केंद्र करा रहा है, देखिए ना, आधा कौन करा रहा, केंद्र करा रहा। आपके तालाब का निर्माण केंद्र करा रहा मनरेगा के माध्यम से, ये ग्राम पंचायत नहीं करा रहा। ठीक, आधे कौन करा रहा, पंचायत करवाएगा। सीमेंटीकरण का कार्य मनरेगा के अंतर्गत नहीं होता, तो सीमेंटीकरण का कार्य ग्राम पंचायत करवाएगा। तो ऐसी गांव में बहुत सारे कार्य हैं जिसमें 50% कार्य कौन कराएगा, ग्राम पंचायत कराएगा, और 50% केंद्र के द्वारा मनरेगा के अंतर्गत किया जाएगा। समझ में आई बात? बस उसके बाद आगे जिला कार्यक्रम समन्वयक, मतलब कि जिला पंचायत का जिला कार्यक्रम समन्वयक इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि किसी जिले में लागत के कम से कम 60% कार्य लाभकारी परिसंपत्तियों के सृजन के लिए किए जाएंगे। जो अब ये लाभकारी परिसंपत्ति क्या है भाई, भूमि, जल और वृक्षारोपण विकास के जरिए सीधे कृषि और उससे संबंधित कार्यकलापों से होंगे। मैंने कल बताया था मनरेगा का जब कार्य होता है, क्या होता है, मनरेगा का जब कार्य होता है तो उसमें आपकी ही परिसंपत्तियों का निर्माण किया जाता है। समझ में? अब आपकी परिसंपत्तियां क्या है, नहर है, नहर की देखरेख होगा मनरेगा के अंतर्गत, तो उन्हीं नहरों के माध्यम से आपके खेत में पानी पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, पहुंचेगा ना। ठीक, तो वही आपकी परिसंपत्ति है। तो ऐसे ही 60% कार्य किससे, मनरेगा से कम। देखो, जिला कार्यक्रम समन्वयक इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि किसी जिले में लागत के जितना लागत आ रहा है उस लागत के कम से कम 60% कार्य लाभकारी परिसंपत्तियों के सृजन के लिए किए जाएंगे। ठीक, उन्हीं लाभकारी परिसंपत्तियों के सृजन के लिए किए जाएंगे जिसमें भूमि का कार्य होता है, जल का कार्य होता है, वृक्षारोपण का कार्य होता है। कितना परसेंट, 60%। ठीक, फिर नेक्स्ट, जिले द्वारा लिए गए सभी कार्य के लिए कुशल और अर्ध कुशल श्रमिकों के पारिश्रमिक सहित सामग्री व्यय की लागत 40% से अधिक नहीं होगी। अभी तो बताया 60 और 40 का अनुपात होता है। कितने का अनुपात होता है, 60 और 40 का अनुपात होता है। ठीक, तो सामग्री व्यय की लागत कितना प्रतिशत रहेगा, 40%। ठीक, फिर नेक्स्ट, महिलाओं को क्या प्राथमिकता होती है, तो जॉब कार्ड महिलाओं का भी बना होता है। मनरेगा के अंतर्गत महिलाएं भी तो कार्य करने जाती है, पुरुष भी जाते हैं, सभी लोग जाते हैं, सामाजिक समावयवता। ठीक, तो महिलाओं को ज्यादा प्राथमिकता दिया जाता है और लगभग 33% महिलाओं को मनरेगा के अंतर्गत कार्य प्रदान किया जाएगा। कितने परसेंट, इसका मतलब परसेंट में बोलो तो 33%, और अगर परसेंट में नहीं बोलना है तो 1/3 महिलाएं होना ही चाहिए। आप मनरेगा के किसी भी कार्य में देख लो, मनरेगा के किसी भी कार्य में देख लो, आपको सबसे ज्यादा महिलाएं मिलेगी, सबसे ज्यादा महिलाएं मिलेगी। समझ में आई बात? तो वही है, योजना अंतर्गत महिलाओं को कार्य करने में प्राथमिकता दी जाती है। क्या दी जाएगी, सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। और इसके लिए अधिनियम के तहत ऐसी महिलाएं जो जॉब कार्ड धारक है, रोजगार हेतु आवेदन करती है, उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने में प्राथमिकता दी जाती है। और यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि पंजीकृत एवं कार्य हेतु आवेदन करने वालों में कम से कम 1/3 क्या होने चाहिए, महिला होने चाहिए काम करने वाले में। ठीक, 1/3 महिला, 100 में 33 महिला होने चाहिए, मतलब 1/3, उससे ज्यादा भी हो सकता है, 50 भी हो जाएंगे, 60 भी हो जाएंगे, 70 भी हो जाएंगे महिला। हाँ, कम से कम की बात है, वो कम से कम 1/3 होने ही चाहिए। समझ में आई बात? अब ध्यान देंगे आगे, मातृत्व भत्ता भी मिलता है। अगर कोई महिला क्या है, प्रेग्नेंट है,
तो अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है उसके लिए मनरेगा के अंतर्गत मातृत्व भत्ता योजना भी शामिल है। इसमें क्या होता है, मातृत्व भत्ता योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा वर्ष 2013-14 से, 13-14 याद आ रहा है, उसी 13-14 से तो 100 दिन से बढ़ाकर क्या किया गया है, 150 दिन किया गया है। तो 2013-14 भूलोगे तो नहीं भूलना है, ठीक। तो वर्ष 2013-14 से योजना अंतर्गत कार्यरत महिला श्रमिकों को विगत एक वर्ष में मतलब कि एक वित्तीय वर्ष में 50 दिन कार्य करने पर मातृत्व भत्ते के रूप में 1 माह की मजदूरी राशि का भुगतान किए जाने का प्रावधान है। यह राशि राज्य शासन द्वारा वहन की जाती है। समझ में आई बात? किसके द्वारा वहन की जाएगी? राज्य शासन के द्वारा। अब समझो इसको थोड़ा से। एक वित्तीय वर्ष साल भर तो होता है ना, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, ठीक। 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक एक वित्तीय वर्ष होता है। अब 1 अप्रैल को मान के चलो कार्य शुरू हुआ, ठीक है। तो पूरे अप्रैल माह में उस गर्भवती महिला ने काम किया। अप्रैल के बाद आया कौन सा महीना? मई का महीना, ठीक। मई माह में भी उसने काम किया, तो 2 माह गिन लेते हैं हम लोग, 60 दिन। उसके बाद वो गर्भवती थी, शुरुआत से 1 अप्रैल से ही वो गर्भवती थी। तो उन्होंने क्या कर दिया, 2 महीने काम कर दिया। अप्रैल माह में काम किया और मई माह में काम किया। 2 महीने में कितने दिन काम किए? 60 दिन काम कर लिया, ठीक। 60 दिन काम कर लिया, लेकिन नियम के अनुसार कम से कम एक वित्तीय वर्ष में 50 दिन का काम किया जाना चाहिए उसके द्वारा। एक वित्तीय वर्ष में 50 दिन कार्य किया होना चाहिए कम से कम, ठीक। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, हमने 60 दिन उसको कार्य करा दिया। अब 60 दिन कार्य करा दिया, अब तीसरे माह से वो कार्य कर नहीं पा रही है ना। गर्भवती महिलाएं हैं, बहुत सारी समस्या आ रही होगी, ठीक। तो काम नहीं कर पा रही, तो क्या किया जाएगा? इस अधिनियम के माध्यम से अगर उसने 50 दिन काम कर लिया, हालांकि 60 दिन किया लेकिन 50 दिन कंप्लीट हो गया उसका, तो उसको 1 महीने का मजदूरी दर फ्री में दिया जाएगा बिना काम करे। यही था, समझ आ गया? 1 महीने में जितना काम करते, जितना बनता है उतना दिया जाएगा मातृत्व भत्ता योजना के अंतर्गत, ठीक। नहीं है ना, उसके अतिरिक्त और नहीं दिया जाएगा। उसके अतिरिक्त और अगर चाहिए होगा तो काम करना होगा। 1 महीने का फ्री में दिया जाएगा, ठीक। फिर आगे दिव्यांगजनों को भी रोजगार दिया जाता है। अब ऐसा नहीं कि दिव्यांगजन है ना, काम नहीं कर पाएंगे, उनको भी काम दिया जाता है। किस टाइप से काम? उनकी क्षमता के अनुसार काम दिया जाता है। तो दिव्यांगजनों को रोजगार जो दिया जाता है, उनकी क्षमता के अनुसार रोजगार दिया जाता है दिव्यांगजनों को। किसके अनुसार? क्षमता के अनुसार। तो योजना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत दिव्यांगजन रोजगार के लिए आवेदन करते हैं तो उन्हें योग्यता एवं क्षमता के अनुसार काम दिया जाता है। अब यह जैसे कि योग्यता और क्षमता क्या हो जाएगी भाई? योग्यता और क्षमता के अनुसार कार्य दिया जाएगा अगर, तो कैसा कार्य दिया जाएगा? अरे पानी तो डाल सकता है। अब चलो रोजगार गारंटी वगैरह का काम चल रहा, पानी पिलाने का काम हो सकता है भाई। पानी भी चलो दूसरा लाएगा, एक आदमी पानी लाने के लिए लग गया, अब पानी पिलाना है मजदूरों को। अब वो चल नहीं पा रहा, दिव्यांग आदमी है, तो एक जगह बैठेगा, बाल्टी वहीं पे रख देगा, सामने वाला लाकर निकाल के तो दे सकता है कि नहीं? यही काम। अगर चल फिर पा रहा है, दिव्यांगजन है, शरीर के अन्य अंगों से दिव्यांगजन है, हो सकता है कहीं मुंह से हो जाए या हाथ से हो जाए या थोड़ा बहुत चल पाए, तो कहीं पर पानी भी तो डाल सकता है। तो उनको उनकी इच्छा के अनुसार काम दिया जाता है, पानी पिलाने का, पानी डालने का, है ना। मेट भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, उनकी इच्छा अनुसार।
समझ आ गया? सबको काम मिलता है ना, पूरे समाज को लेकर चलता है ये रोजगार गारंटी, ठीक, कोई भेदभाव नहीं। फिर आगे, कार्यस्थल पर, कार्यस्थल पर कार्यस्थल पर कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध होती है, तो ध्यान से समझना। कार्यस्थल पर पेयजल की व्यवस्था होती है, छाया की व्यवस्था होती है, छाया हेतु शेड की व्यवस्था होती है, किसी को चोट लग गया तो प्राथमिक उपचार की भी सुविधा होती है, तथा मजदूरों के 6 वर्ष से अगर कम आयु के 5 से अधिक बच्चे हैं, 5 से अधिक बच्चे, 6 वर्ष के कम आयु के, है ना, मजदूरों के, तो उनके लिए शिशु घर की व्यवस्था किए जाने का प्रावधान है। सबके लिए पैसा आता है, सबके लिए। तो अब कौन कौन सा पैसा काम में लगता है? कौन कौन सा पैसा काम में लगता है? सेठ का पैसा काम में लगता है क्या? नहीं पता होगा गांव घरों में कि सेठ के लिए भी पैसा आता है करके, है ना। पानी पिलाने के लिए अलग से पैसा आएगा। अगर बच्चे हैं तो उनको खिलाना भी तो है, खिलाने के लिए एक मजदूर और लगे रहेगा। हो सकता है कोई महिला ही लगे रहे या कोई विकलांग व्यक्ति ही लगे उस कार्य में, तो खिलाने के लिए अलग से मजदूरी दिया जाएगा, शेड के लिए दिया जाएगा, छाया शेड बनाना है वो वाला, प्राथमिक उपचार के लिए दिया जाता है, लेकिन किसी गारंटी में नहीं होता प्राथमिक उपचार के लिए। देखते हो कुछ होता है क्या? बस हाँ हाँ हाँ, खाली एक ही जो से नहीं, है ना, एक जो का हो चाहे एक से अधिक लोगों का हो। अगर भाई मान के चलो गर्भवती महिला है, ठीक है, तुम लोग क्या समझ रहे, एक ही लोग, एक ही जो का अरे नहीं, ठीक है, अगर मान के चलो 5 गर्भवती 5 महिला गई है, ठीक है, अब उनके छोटे छोटे बच्चे हैं 5 लोग, 5 साल के कम आयु वाले हैं, तो उनको खिलाने के लिए शेड की व्यवस्था की जाएगी, ठीक है। फिर आगे, योजना अंतर्गत कार्यरत किसी व्यक्ति को उनके रोजगार के दौरान अगर कोई चोट लग जाती है तो वह मुफ्त में चिकित्सीय उपचार का क्या होगा? हकदार होगा, उपचार का हकदार होगा। अगर चोट लग गई तो डॉक्टर के पास जाओगे। अब डॉक्टर के पास अपना पैसा नहीं देना, सरपंच देगा। है ना, हालांकि 10 रुपए वाला है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वो बात अलग है, लेकिन चलो अगर आसपास में क्या नहीं है, अस्पताल नहीं है, तो हो सकता है प्राइवेट डॉक्टर ही मिल जाए, है ना। चोट लग गई तो उसका खर्चा कौन देगा? सरपंच देगा। क्या चीज को? अच्छा, कहाँ है ये, ठीक है। अच्छा, मजदूरों के 6 वर्ष से कम आयु के 5 से अधिक बच्चे होने पर शिशु घर की व्यवस्था की जाएगी। मजदूरों के मतलब खाली एक मजदूर का नहीं, अगर बहुत सारे मजदूर हैं, उनके किसी किसी के बच्चे हैं छोटे छोटे, अब उनको भी पैसा कमाना है, अब बच्चे को लेके घर में तो बैठ नहीं सकते, है ना, पैसा की अगर जरूरत है तो फिर जाएंगे, वो काम करेंगे, बच्चे को कोई और खिलाएगा, शेड की व्यवस्था की जाएगी, खिलाने वाला एक जो और रहेगा। हम्म हम्म नहीं, वह ऐसा नहीं, एक ही आदमी का नहीं अभी तक एक आदमी का आप भी मार रहे हो, है ना। ये देखो, ये हुआ 1 2 3 4 5 लोग के 5 बच्चे बोल लो, या 4 लोग के 5 बच्चे बोल लो, या 3 लोग के मिलाकर 5 बच्चे। ये बच्चे क्या 6 वर्ष से कम आयु के होने चाहिए। अब समझ आ गया, है ना। चाहे वो 5 बच्चे 2 लोगों का, 2 मजदूरों का हो, या 3 मजदूरों का हो, या 4 मजदूर या 5 मजदूर का हो,
ठीक, 6 मजदूर का नहीं हो सकता है ना, 5 मजदूर का हो सकता है। ठीक, तो समझ आ गया। फिर आगे अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो उपचार कराना है तो वो भी फ्री ऑफ कास्ट में होगा। यदि अस्पताल में इलाज करने की आवश्यकता हो तो राज्य सरकार इसकी व्यवस्था करेगी। कौन करेगी भाई? राज्य सरकार इसकी व्यवस्था करेगी। छोटे मोटे चोट लग गया तो सरपंच निपटा देगा, अगर बड़ा चोट लग गया, हो सकता है पैरे कट गया, तो बड़े अस्पताल में जाना है। सरकारी अस्पताल में ले जाओगे तो फिर, है ना, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो बड़े अस्पताल में ले जाना है मान के चलो, तो राज्य सरकार क्या करेगी? उसके इलाज की व्यवस्था करेगी। अगर गंभीर रूप से घायल हो गया तो आवास, उपचार, औषधि तथा दैनिक भत्ते का भुगतान मजदूरी दर के आधे से कम नहीं होंगे। अब चोट लगी, अब गलती चाहे आपकी रहे चाहे ना रहे, चोट तो लग गई ना। अरे दुर्घटना है, बिना बताए आती है दुर्घटना, ठीक है, लेकिन आपका पास होना दुर्घटना नहीं होगा। ऐसे रोशनी नहीं निकलेगी यहां से, ऐसे समझ आ गया, है ना, मेहनत करना पड़ेगा बाबू लोग। ठीक है, तो चोट लग गई, दुर्घटना घट गई, तो अब जीवन यापन के लिए तो उसको भी पैसा चाहिए। काम नहीं कर पा रहा, पैर वैर कट गया, अस्पताल में भर्ती है, तो पूरा व्यवस्था करेगी राज्य सरकार, उनकी दवाई का, उनके आवास का, उनके मजदूरी का। लेकिन मजदूरी अभी 243 मिल रहा है, तो 243 पूरा नहीं मिलेगा, बल्कि उनके आधे से कम भी नहीं होगा। कम से कम आधा पैसा देगा मजदूरी, जब तक वो ठीक नहीं, जब तक उसका 100 दिन का कोटा पूरा नहीं हो जाता और 150 दिन का कोटा पूरा नहीं हो जाता। जब तक वो बीमार रहेगा तब तक उसकी मजदूरी मिलती रहेगी। समझ में आई बात? 50% कम से कम, उससे कम नहीं होगा उसकी मजदूरी। बैठे बैठे, है ना, इलाज चलते चलते भी उसकी मजदूरी बनेगी। क्लियर? फिर आगे, यदि योजना के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो आजकल तो बहुत सारे बीमा हैं, प्रधानमंत्री बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो अगर यदि योजना के अंतर्गत नियोजित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, दुर्घटना से स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है, एकदम स्थायी विकलांग, पैर कट गया, अब विकलांगे हो गया पूरा, ठीक, तो फिर क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत पात्रता के अनुसार अनुग्रह राशि दी जाएगी। और इसका काम कौन करेगा? उसको पैसा दिलाने का काम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत सीईओ, कार्यक्रम अधिकारी। समझ आया? ठीक, तो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना? चलिए आगे बढ़ जाएं। अब चलते हैं बेरोजगारी भत्ते में। ये तो रही काम वगैरह कर रहे थे उसकी बात, काम कर रहे थे तो ऐसा ऐसा हुआ, ठीक। अब अगर मान के चलो काम तो मांगे लेकिन काम नहीं मिला, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या दिया जाएगा? बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या प्रदान किया जाएगा? बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा। तो उसके बारे में देखते हैं, ध्यान से समझना। बेरोजगारी भत्ता, बेरोजगारी भत्ता, काम की मांग करने वाले आवेदक को अगर 15 दिवस के भीतर काम नहीं मिल पाया, आपने मांग किया, आपका जॉब कार्ड बन गया, आपने फिर जॉब कार्ड बनने के बाद काम के लिए आवेदन किया, अब 15 दिन के भीतर आपको नियम के अनुसार काम मिल जाना चाहिए। अगर काम नहीं मिला 15 दिन के भीतर, तो नियम के अनुसार आपको क्या प्रदान किया जाएगा? बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन दोगे, फिर 15 दिन के बाद आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। समझ आई बात? अब ये बेरोजगारी भत्ता जो है पहले 30 दिन के लिए कितना मिलेगा? मजदूरी दर का 1/4। अगर मान के चलो मजदूरी कितना रुपया है? 100 रुपया है मान लो, तो इस 100 रुपया का 1/4 कितना होगा?
₹25 कितने दिन के लिए मिलेगा? प्रथम 30 दिन के लिए मिलेगा। ठीक, और अगर तब भी काम नहीं मिला तो भी मजदूरी भत्ता लेते रहो, तब भी काम नहीं मिला तो 30 दिन के बाद कितना मिलेगा? मजदूरी दर का ₹50 अगले 30 दिन के लिए, अगले 30 दिन के लिए मजदूरी भत्ता ₹50 मिलेगा, है ना। ₹50 नहीं है, वो ₹100 लिखा हूं उसमें मैं बता रहा हूं। ठीक है, ₹243 के हिसाब से ज्यादा मिलेगा, हाँ, प्रतिदिन का। ठीक, क्या चीज? हाँ, देखो, रोजगार गारंटी जो है बरसात में होती है बंद, अब हो गई बंद, है ना। अब अभी भरोगे तो उस समय कुछ नहीं हो सकता, समझ आ गया? अभी भरोगे, अभी काम के लिए भरोगे, मतलब कि आपका रोजगार कार्ड बन जाएगा, जॉब कार्ड बन जाएगा, लेकिन वो आपकी समझदारी के ऊपर रहेगा। काम ही बंद हो गया, कहां से मट्टी को कोड़ोगे? पानी कीचड़ में कोड़ोगे? पानी भरा है उसमें काम करोगे? नहीं, वही चीज मैं बता रहा हूं, जॉब कार्ड बन गया तो वो आपकी वहां पर समझदारी होगी, आप मौसम का इंतजार करोगे, है ना। हो सकता है बरसात के बाद काम फिर शुरू हो जाए, उस समय आपको काम दिया जाएगा। ठीक, ऐसे कोई भी समय ऐसे नहीं मिलेगा, है ना। अब दिन और रात पानी गिर रहा है, पानी गिर रहा है, तो आप खुद ही नहीं जाओगे काम में, तो कैसे जाओगे भाई, है कि नहीं? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो 30 दिवस के लिए मजदूरी दर का 1/4 होता है, एवं 30 दिवस के उपरांत मजदूरी दर का क्या होता है? आधा होता है बेरोजगारी भत्ता। ठीक, दर बता दिया। इसके लिए क्या किया गया है? राज्य द्वारा छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार बेरोजगारी भत्ता नियम 2013 बनाया गया है, पीछे भी बता दिया हूं शायद। ठीक, बेरोजगारी भत्ता का पैसा कौन देगा? राज्य सरकार, ना कि केंद्र सरकार। ठीक, याद रखना है। नियम भी कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगा बेरोजगारी भत्ता का, कितना देना है, क्या करना है, कौन सा नियम, कौन सा प्रावधान करना है, ये सब राज्य सरकार देखेगा, उसका नियम है। फिर आगे, बेरोजगारी भत्ते की मांग के लिए आवेदन कहां पर करोगे? ग्राम पंचायत में करोगे ना, गांव के आदमी हो, ग्राम पंचायत में करोगे। ठीक, आवेदन करना होगा उसके लिए भी, तो ग्राम पंचायत में करोगे। मनरेगा की धारा 73 के अधीन राज्य सरकार संबंधित परिवार को बेरोजगारी भत्ता भुगतान करने हेतु जिम्मेदार है। मतलब जिम्मेदार कौन है बेरोजगारी भत्ता देने के लिए? राज्य सरकार। कौन से धारा के अधीन? मनरेगा की धारा 73 के अधीन, याद रहेगा 73 के अधीन बेरोजगारी भत्ता देने के लिए कौन जिम्मेदार? राज्य सरकार। संविधान में पढ़ते हो ना धारा, अनुच्छेद, आर्टिकल। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो भुगतान करने के लिए राज्य सरकार क्या है? जिम्मेदार है। फिर चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, राज्य सरकार दे रही है बेरोजगारी भत्ता, अब उसमें कौन कौन सा फिर से आ जाएगा उसी बेरोजगारी भत्ते से रिलेटिव। राज्य सरकार भुगतान हेतु वाजिब बेरोजगारी भत्ते की दर निर्धारित करेगी। मतलब कितना बेरोजगारी भत्ता देना है वो कौन डिसाइड करेगा? राज्य सरकार डिसाइड करेगा। ठीक, वो आप नहीं कर सकते, मेरे को इतना ही चाहिए इससे कर, मेरे को ₹243 ही बेरोजगारी भत्ता चाहिए, आप ये डिसाइड नहीं कर सकते अगर काम नहीं मिला तो, है ना। वो राज्य सरकार करेगी। ठीक, बेरोजगारी भत्ते के भुगतान हेतु नियंत्रक प्रक्रिया निर्धारित करेगी। नियंत्रक प्रक्रिया निर्धारित करेगी। नियंत्रक बोले तो वही कार्यक्रम अधिकारी। ठीक है, जो भी होंगे कार्यक्रम अधिकारी, वो प्रक्रिया निर्धारित करेगी। फिर आगे, बेरोजगारी भत्ता भुगतान करने हेतु आवश्यक बजट प्रावधान करेगी कौन? राज्य सरकार। ठीक, तो बजट अलग से
इसके लिए बेरोजगारी भत्ते के लिए अलग से बजट क्या किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक, फिर आगे की बात करते हैं। अब बेरोजगारी भत्ते के भुगतान में राज्य सरकार की देयता का समाप्त होना, राज्य सरकार की देयता का समाप्त होना, ध्यान से समझना। बेरोजगारी भत्ते के भुगतान की राज्य सरकार की देयता किसी परिवार के लिए किसी भी वित्तीय वर्ष की अवधि में समाप्त हो जाएगी। किसी परिवार के लिए किसी भी वित्तीय वर्ष की अवधि में समाप्त हो जाएगी अपने आप। मान के चलो, ध्यान एकदम आराम से समझो, इत्मीनान से समझो, ठीक है, अभी समय है। मान के चलो बेरोजगारी भत्ता क्या सरकार दे रही है, ठीक है, कब से कब तक दे रही है। मान के चलो वित्तीय वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल से हुई, तो उस यहां पर देखते हैं 1 अप्रैल से आपका क्या हो गया, शुरू हो गया बेरोजगारी भत्ता देना। किसी व्यक्ति को काम नहीं मिला, 1 अप्रैल से वो ले रहा है। तो वही चीज है, बेरोजगारी भत्ते के भुगतान में राज्य सरकार की देयता का समाप्त होना। वो जो दे रहा है वो कब समाप्त होगा अपने आप, तो वो समाप्त होगा वित्तीय वर्ष के समाप्त होने पर, यानी कि वित्तीय वर्ष के अंत में 31 मार्च जैसे लग जाएगा, उसके बाद दूसरा वित्तीय वर्ष शुरू हो जाएगा, वहां पर अपने आप समाप्त हो जाएगा। क्योंकि एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का गारंटी युक्त काम आपको देना था ना, आपने उसका बेरोजगारी भत्ता ले लिया उतने का, है कि नहीं। ठीक, तो ये क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट चलते हैं, इसी में ध्यान से देखो। आवेदक को ग्राम पंचायत अथवा कार्यक्रम अधिकारी द्वारा, ध्यान से समझेंगे, ग्राम पंचायत अथवा कार्यक्रम अधिकारी द्वारा निर्देशित किया जाता है कि वह काम पर स्वयं हाजिर हो या परिवार के किसी एक सदस्य को अपने स्थान पर भेजे। ग्राम पंचायत बोलेगा जॉब कार्ड उस परिवार का बना हुआ है, जॉब कार्ड बन गया है। अब जॉब कार्ड बन गया है, ग्राम पंचायत में आपने काम मांगा, काम मांगे, ग्राम पंचायत ने बोले काम शुरू हो गया है, चलो। अरे कोतवाल से मुनियादी कराते हैं कि नहीं कराते, रोजगार गारंटी में जावत जाओ हो, है ना, सुबह 8 बजे फलाना जगह आ जाना सब, ठीक, फिर ट्रैक्टर में भर भर के ले जाएंगे। तो उस व्यक्ति को बोला, ग्राम पंचायत के द्वारा बोला गया, कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा बोला गया, चलना जी, जाबे की नहीं जास, ठीक। वो व्यक्ति नहीं गया, मैं नहीं जाता, है ना, मैं नहीं जाता, मेरे को बैठे बैठे खाना है। तो वो क्या करेगा, अब काम में तो नहीं गया, फिर सोचेगा काम में तो नहीं गया, बेरोजगारी भत्ता ही मांग लेता हूं, है ना। तो ऐसे में नहीं मिलेगा। देयता राज्य सरकार की समाप्त, क्यों, क्योंकि सरपंच ने उसको बोला चल काम में, नहीं जाऊंगा, कार्यक्रम अधिकारी ने बोला चल काम में, नहीं जाऊंगा। तो ऐसी परिस्थिति में नहीं मिलेगा बेरोजगारी भत्ता, ठीक। बेरोजगारी भत्ता कब मिलेगा, जब काम ही नहीं है, मतलब काम नहीं मिला आपको, ऐसी परिस्थिति में। हो सकता है काम बंद हो गया, है ना, ऐसी परिस्थिति में, ठीक। अब देखो, आप एक बात पूछ रहे थे, है ना, क्या, अच्छा एक चीज समझना, देखो ये तो चीज समझ आ गई ना, ग्राम पंचायत वाले ने बोला, वो व्यक्ति नहीं गया, तो एक तो ग्राम पंचायत बोलेगा आप अगर नहीं गए तो दूसरे व्यक्ति को भेज दो आपका परिवार में, और दूसरा जॉब कार्ड बना है उस व्यक्ति को आपके बदला भेज दो, वो भी नहीं आया, तो ऐसी परिस्थिति में बेरोजगारी भत्ता उसको नहीं देगा। गया कोई नहीं तो भी नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि सामने वाले को बोल दिया है, उन्होंने अपना फर्ज निभा दिया, ठीक ना। फिर दूसरा, जिस अवधि के लिए रोजगार मांगा गया था, ये इंपॉर्टेंट, जिस अवधि के लिए रोजगार मांगा गया था, अगर वो अवधि समाप्त हो गई है और आवेदक के परिवार का कोई सदस्य रोजगार के लिए हाजिर नहीं हुआ,
अब मान के चलो अभी क्या चल रहा है, वित्तीय वर्ष 2023-24 वाला चल रहा, ठीक है। 2023-24 के लिए काम मांगा गया था सामने वाले के द्वारा। अब ये 2023-24 का काम समाप्त हो गया और तुम गए थे गांव घूमने। अरे मैं गांव घूमने गया था, गुजरात खाने कमाने के लिए गया था, काम में उस समय नहीं आ सका, मेरे को बेरोजगारी भत्ता दे दे। तो वो काम ही समाप्त हो गया, वो वित्तीय वर्ष का काम तो कैसे देगा, अगले वाले में आना। ठीक, वो व्यक्ति तो चला गया था ना गुजरात खाने कमाने के लिए, काम मांग कर चला गया था, तो ऐसी परिस्थिति में नहीं दिया जाएगा। ठीक, क्योंकि वो अवधि ही समाप्त हो गई है, तो नहीं दिया जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है, अरे मैं नहीं था, वो पिछले साल भरवाया था, उसका बेरोजगारी भत्ता मेरे को दे दो। वो अवधि समाप्त हो चुकी है, पिछले साल वाला नहीं मिलने वाला। समझ आ गया? फिर आ गया, ऐसा तो कईयों गबन भी होता होगा है ना? किसी ना किसी के नाम से क्योंकि भरवाते तो बहुत लोग हैं, जाते बहुत कम है, क्योंकि ये सरकारी योजना है। हर सरकारी योजना में फर्जीवाड़ा आपको मिलेगा, है ना कुछ मिल ही जाता है। जब डाटा आएगा ना मनरेगा का डाटा भरने वाले करोड़ों की संख्या में दिखेंगे और काम करने वाले लाखों की संख्या में। ये बहुत बड़ा अंतर होता है, फॉर्म भरने वाले और काम पर रियली में जाने वाले, बहुत गैप रहता है दोनों के बीच में। ठीक, तो होता भी होगा, है ना। अब करने वाले तो कहीं ना कहीं से उंगली टेढ़ी करके, है ना, अपन निकाल ही लेंगे, ऐसा है। ठीक, बाकी सेठ का पैसा भी तो है बच्चे लोगों का पैसा है, बहुत सारा पैसा है। ठीक, लिख दो किसी में भी, है ना। तो ठीक है, चलिए आगे। आवेदक के परिवार के वयस्क सदस्यों ने अगर कुल मिलाकर कम से कम 100 दिनों का रोजगार एक वर्ष के अंदर प्राप्त कर लिया है तो भी बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। कम से कम देखो, एक परिवार में मान के चलो 3 वयस्क सदस्य हैं, 4 वयस्क सदस्य हैं, एक के बाद एक सभी ने, उस परिवार के सभी लोगों ने मिलकर कम से कम 100 दिन का कार्य कर लिया। अब बच गया 50 दिन, अब काम ही नहीं है, नाली बन के रेडी हो गया, काम ही नहीं है, तो क्या करें? बेरोजगारी भत्ता दे बोलेगा तो नहीं देने वाला, क्योंकि आपने कम से कम 100 दिन का रोजगार पा लिया। समझ आ गया? तो एक तो 100 दिन का रोजगार प्राप्त कर लिया है तो भी नहीं मिलेगा, या ग्राम पंचायत के बुलाने पर आप काम में नहीं गए तो भी नहीं मिलेगा, या अगर वो अवधि समाप्त हो गई है तो भी नहीं मिलेगा। ठीक, फिर आगे, आवेदक के परिवार ने मजदूरी तथा बेरोजगारी को मिलाकर उतना कमा लिया जो वित्तीय वर्ष के 100 दिन के काम के बराबर है। अब मान के चलो मजदूरी एक वित्तीय वर्ष में कितना दिन का काम करना है, आप देखो 100 दिन का काम करना है ना, केंद्र के द्वारा 100 दिन का काम। तो अभी मान के चलो 243 रुपया मिल रहा है, अब इसमें 2 ठो जीरो जोड़ दो, ठीक है, तो कितना हो जा रहा है? 24,300 रुपया। ठीक, अब मान लो 24,300 रुपया हो गया। अब इसमें काम किया आपने, काम किया और मान लो 15,000 रुपया कमा लिए, किसमें? काम करके। अब बाकी पैसा काम नहीं है ना, या काम नहीं मिल पाया और बाद में बेरोजगारी भत्ता ले रहा था, तो बेरोजगारी भत्ता को भी इसमें जोड़ दो। 15,000 रुपया आपने मजदूरी करके कमा लिया, बेरोजगारी भत्ता कमा लिया, ठीक है, बेरोजगारी भत्ता का पैसा आ गया, सब मिलाकर लगभग किसके बराबर हो गया? 100 दिन के काम के बराबर अगर हो गया, ठीक है, तो उसको बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा। उसके बाद किसके बराबर हो जाना चाहिए? 100 दिन के कार्य के बराबर आपकी कमाई अगर हो जाती है भत्ता को और काम को मिलाकर, तो आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा। चाहे आप भत्ता 1 हफ्ता प्राप्त किए हो या 1 महीना प्राप्त किए हो, ठीक, तो ऐसे इसको काउंट किया जाएगा। फिर आगे,
एक आवेदक जो रोजगार स्वीकार नहीं करता, क्या नहीं करता भाई, रोजगार को स्वीकार नहीं करता, जो उसके परिवार को उपलब्ध कराया गया था, उनको भी बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा। भाई हमने तो उपलब्ध कराया था, आप ही ने स्वीकार नहीं किया, गलती हमारी थोड़ी है, हम नहीं देंगे बेरोजगारी भत्ता, सीधी सी बात। समझ आ गया। कार्यक्रम अधिकारी कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य पर हाजिर होने की सूचना देने के बावजूद सूचना के 15 दिन के अंदर काम पर हाजिर नहीं हुआ, अगर कितने दिन के भीतर, 15 दिन के भीतर काम मिलना जरूरी है। उस कार्यदात्री संस्था यानी कि समन्वयक अधिकारी ने, है ना, इस कार्यक्रम अधिकारी ने सामने वाले को काम तो दिया 15 दिन के अंदर, अब वो समय पर काम पर हाजिर ही नहीं हुआ, 15 दिन के भीतर उसको काम मिला, वो काम पर गया ही नहीं, तो भी उसको बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सामने वाला तो काम दे रहा है ना, नहीं देता तो बात अलग है। ठीक, फिर आगे, एक सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए बिना संबंधित कार्यदायी संस्था की अनुमति प्राप्त किए काम से निरंतर अनुपस्थित रहा या किसी माह में एक सप्ताह से अधिक की कुल अवधि के लिए गैर हाजिर रहा। समझना इसको, एक सप्ताह से अधिक के अवधि के लिए बिना पूछे अनुपस्थित रहा। कितने अवधि? एक सप्ताह से अधिक, एक हफ्ते से अधिक, हो सकता है गांव चले गए, अब आप बोलोगे मैं काम नहीं किया, मेरे को बेरोजगारी भत्ता दे, नहीं मिलेगा। ठीक, क्योंकि बिना पूछे गए हो आप, ठीक ना। या फिर किसी भी महीने में 365 दिन में किसी भी महीने में एक सप्ताह से अधिक की कुल अवधि के लिए गैर हाजिर रहा। किसी भी माह में एक सप्ताह से अधिक की कुल अवधि के लिए गैर हाजिर रहा तो भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या? किसी भी महीने में 2-4 महीने का मिलाकर एक सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए आप गायब रहे तो भी नहीं मिलेगा, या एक ही सप्ताह में गायब हो गए तो भी नहीं मिलेगा, या 2-4 महीने के दिन को मिला लो, एक सप्ताह बना लो, उससे अधिक अवधि के लिए गायब हुए तो भी नहीं मिलेगा। अब एक सप्ताह से अधिक की अवधि का मतलब क्या? खाली 7 दिन नहीं, उससे अधिक की अवधि की, मतलब कि 1 महीना की भी छुट्टी ले सकते हो आप, 2 महीना की भी छुट्टी ले सकते हो, गायब रह सकते हो ना, तो नहीं मिलने वाला। क्यों? बिना परमिशन के गए हो आप, काम को छोड़कर, सामने वाले कार्यक्रम अधिकारी को नहीं बताए थे। ठीक, फिर आगे सारे काम कर लिए, है ना, पेमेंट वगैरह किस में मिलता है बताया हूं और बताऊंगा आगे चलकर पेमेंट वगैरह का। ठीक है, किसके माध्यम से वो सब जारी होता है आगे बताऊंगा। अभी फिलहाल देख लेते हैं, काम कर लिए, आपके खाते में पैसा आ जाना चाहिए कायदे से, जल्दी से, कितने दिन में आ जाना चाहिए देखते हैं। विलंबित मजदूरी भुगतान के लिए मुआवजा, विलंबित मजदूरी भुगतान के लिए मुआवजा, तो महात्मा गांधी नरेगा की धारा 3(3) के अनुसार श्रमिक साप्ताहिक आधार पर मजदूरी के भुगतान के हकदार होते हैं, साप्ताहिक आधार पर, हफ्ता में। ठीक है, और किसी भी परिस्थिति में मस्टर रोल के बंद होने की तारीख के 15 दिन के भीतर भुगतान पाने के क्या हैं? हकदार है। मस्टर रोल के बंद होने की तारीख से 15 दिन में मजदूरी भुगतान के हकदार होते हैं। अगर मस्टर रोल बंद होने की तारीख के 15 दिन में मजदूरी भुगतान नहीं किया जाता तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम की अनुसूची 2 के पैरा 29 के अनुसार मजदूरी प्राप्त करता मस्टर रोल बंद होने के 16वें दिन से
विलंब के लिए भुगतान न की गई मजदूरी पर प्रतिदिन 0.05% की दर से प्रतिदिन विलंब मुआवजे के भुगतान के लिए हकदार होता है। ठीक, समझ नहीं आया? समझाता हूं, है ना। मान के चलो आपने काम किया, ठीक, आपने क्या किए? काम किए, काम कर लिया आपने, तो रोजगार गारंटी का पैसा आपके खाते में हर हफ्ते आएगा, हर हफ्ते। ठीक, हफ्ते हफ्ते में आता है। अब देखो, इतना पता चल गया, हफ्ते में क्या आएगा? खाते में पैसा आ जाता है। हफ्ते में खाते में पैसा आने का मतलब मस्टर रोल का बंद होना। मस्टर रोल हर हफ्ता बंद होता है, फिर चालू होता है, फिर बंद होता है। ठीक, अगर मान के चलो संडे छुट्टी नहीं है तो संडे को क्लोज डे रहेगा उसका। मस्टर रोल में आपकी उपस्थिति दर्ज होती है हफ्ते की। तो 6 दिन काम किया आपने या 7 दिन काम किया, 7 दिन काम किया, उसके बाद वो मस्टर रोल बंद, फिर सोमवार से खुलेगा। तो बंद, तो फिर आपका मस्टर रोल बंद हुआ, 15 दिन के भीतर आपके खाते में पैसा आना चाहिए। हालांकि हफ्ते में मिल जाता है। मस्टर रोल अगर बंद हो गया, चलो पूरा काम ही खत्म हो गया, ठीक, पूरा काम क्या हो गया? कार्य एकदम से समाप्त हो गया, बरसात लग गई, अब बरसात में कार्य समाप्त हो गई, मतलब मस्टर रोल बंद हो गया। ठीक, अब मस्टर रोल बंद हो गया या समाप्त हो गया कार्य, तो मस्टर रोल बंद होने के 15 दिन के भीतर आपके खाते में क्या आ जाना चाहिए? पैसा आ जाना चाहिए। और 15 दिन से अधिक हुआ तो मतलब कि प्लस हो गया, 15 दिन प्लस, तो 16वें दिन से, 16वें दिन से कितना विलंब मजदूरी पाओगे? 0.05% की दर से विलंब मजदूरी की आप क्या रहोगे? हकदार रहोगे। विलंब मजदूरी की क्या रहोगे? हकदार रहोगे। लेकिन किसमें यह काउंट होगा विलंब मजदूरी? 0.05% की दर, जितना आप हफ्ते में कमाए रहोगे या जितना आप कार्य किए रहोगे उसका 0.05%। अगर 2000 कमाए हो तो 2000 का 0.05%, 10,000 कमाए हो तो 10,000 का 0.05%। ये दर को बढ़ा देगा तो सरकारें गरीब हो जाएगा, है ना। हर कोई चाहेगा, घुमा घुमा कर रखेगा, अभी खाता नंबर को नहीं देता, बाद में दूंगा, ऐसे करके, है ना। अब मान के चलो 9%, 10% कर दिया ब्याज दर को बैंक टाइप से, तो सरकारें गरीब हो जाएगा कि नहीं होगा? मान के चलो 10,000 कमा लिया, खाता संख्या नहीं दिया था, 10,000 कमा लिया किसी व्यक्ति ने, और उस 10,000 का 0.05% निकाल लो। हालांकि संभव नहीं है, ठीक, लेकिन लेट नहीं होता किसी का, है ना। वो तुरंत, वही बताया ना, हफ्ते में पैसा आ जाता है। और 10,000 कमाते तक आपको रहता भी नहीं है खाता में उतना, है ना। 10,000 कमाते तक नहीं रखेगा, धड़ धड़ आपके खाता में भेजते जाएगा हफ्ता हफ्ता में। आप हफ्ता में कितना कमाओगे? ज्यादा से ज्यादा, है ना। तो वही 6 दिन काम चलेगा, ठीक है। 6 दूनी 1200, 1500 मान लो, हफ्ते में 1500, 2,000 ज्यादा से ज्यादा कमाओगे, और क्या, ठीक है। 2,000 उतना भी नहीं कमाओगे, है ना। तो ये होता है, ठीक। तो आगे की क्लास कल से करेंगे, ठीक। तो समझ में आ रहा है ना। फिर बाकी की क्लास को कल से देखते हैं, और शेयर कीजिए भाई अच्छे से, है ना। हाँ, पीडीएफ मैं अभी भेज दूंगा, अभी जाके मैं भेज दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा, सभी के लिए निःशुल्क है ये, ठीक है। जो क्लास में पढ़ रहे हो उसके लिए भी निःशुल्क है, जो क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, वो सब के लिए निःशुल्क है पीडीएफ, ठीक।
सबके लिए निःशुल्क रहेगा, वीडियो पीडीएफ, ठीक। लेकिन शेयर कीजिए अच्छे से, ठीक है। फ्री में आपके लिए इतना कंटेंट मेहनत कर रहे हैं तो बिल्कुल शेयर कीजिए।